उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अगले वजीर आला होंगे। शिवाजी पार्क में कल शाम हलफ लेंगे। बीती रात महाविकास अघाड़ी के लीडरों ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। अघाड़ी ने उद्धव ठाकरे की क़यादत में हुकूमत साजी का दावा पेश किया। उधर आज उद्धव ठाकरे गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात भी करेंगे। एक बार फिर से आपको पूरे उथल पुथल को ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि कल उद्धव ठाकरे वजीर आला के तौर पर हलफ लेने वाले हैं। फडणवीस फेल हो चुके, जिसके बाद अब उद्धव ठाकरे सीएम बनेंगे। फडणवीस ने कल इस्तीफा दिया। दूसरी मियाद में फडणवीस महज 80 घंटे के लिए वजीर आला रहे। महज 4 दिनों के लिए वजीर आला मुंतखब हुए। फडणवीस महाराष्ट्र में सबसे कम मुद्दत के लिए मुंतखब हुए वजीर आला। शनिचर को फडणवीस ने वजीर आला का हलफ लिया था। ये उथल पुथल हम आपको बता रहे हैं कि गुज़िश्ता दिनों तक जो उथल पुथल जारी रही महाराष्ट्र में, वो क्या कुछ थी। बड़ी बात है, उद्धव ठाकरे को इत्तेफाक राय से लीडर चुन लिया गया है। 28 नवंबर को उद्धव ठाकरे अब हलफ लेंगे। गवर्नर को खत सौंपकर पेश किया गया है हुकूमत साजी का दावा। कड़े उथल पुथल के बीच कल ये बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई। हलफ बधाई तकरीब शिवाजी पार्क में मुनक्किद होगी। जयंत पाटिल और बाला साहब थोराट, कहा जा रहा है कि नायब वजीर आला मुंतखब किए जाएंगे। बीजेपी रुकने असेंबली कालिदास कोलंबकर महाराष्ट्र असेंबली के प्रोटेम स्पीकर चुने गए हैं। कोलंबकर वडाला से 8 बार के रुकने असेंबली रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ा झटका फडणवीस को कल लगा, जिसके बाद हुकूमत बनाने का रास्ता महाराष्ट्र में दूसरी पार्टियों को मिला। एकात्मता उन्नत राखील आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडील। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। श्रीमती श्वेता महाले, श्रीमती नमिता मुंदडा, श्रीमती लताबाई सोनवणे। मी मेघना साकोरे बोर्डीकर विधानसभेची सदस्य म्हणून निवडून आली आहे। ईश्वर साक्ष शपथ घेते की कायद्याद्वारे स्थापित झालेले अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। भारताची सार्वभौमत्व व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। दिखा रहे हैं महाराष्ट्र असेंबली से, जहां पर हलफ बधाई तकरीब का आगाज हो चुका है और 9 मुंतखब अरकान असेंबली हलफ ले रहे हैं। आप देख सकते हैं सिग्नेचर भी उनकी तरफ से किया जा रहा है। प्रोटेम स्पीकर श्वेता विद्याधर महाले विधानसभेची सदस्य म्हणून निवडून आले असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन। जय जिजाऊ, जय श्रीराम। तो नामुंतखब अरकान असेंबली के हलफ लेने का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र असेंबली का खुसूसी इजलास आज बुलाया गया है। मी विजय सिद्धरामप्पा देशमुख विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो। ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में खुसूसी इजलास तलब किया गया है और आप सीधी तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं महाराष्ट्र असेंबली से, जहां पर प्रोटेम नमिता अक्षय मुंदडा विधानसभेची सदस्य म्हणून निवडून आली असल्याने गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन। धन्यवाद। जय हिंद। श्रीमती लताबाई सोनवणे, श्री सुरेश वरपुड़कर। तो महाराष्ट्र असेंबली का खुसूसी इजलास तलब किया गया है और आप सीधे तौर पर तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं, जहां पर 9 मुंतखब अरकान असेंबली को हलफ दिलाया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित जुड़ रहे हैं। अमित रॉय मुंबई से, उनका रुख करेंगे। अमित रॉय, आखिरकार वो इंतजार के बाद घड़ी आ गई। तमाम 9 मुंतखब अरकान असेंबली को एक तरफ हलफ दिलाया जा रहा है, दूसरी तरफ अगर बात करें कल के ओथ शपथ ग्रहण की, उसको लेकर तैयारियां किस तरह से जारी हैं, बताइएगा।
निश्चित तौर पे पहले ये तय हुआ था कि 1 तारीख को जो है शिवाजी पार्क में शपथ ली जाएगी, लेकिन उसके बाद जो है ये सहमति बनी कि 28 तारीख को ही जो है शपथ ली जाएगी और कल शाम को 6:40 पे जो है शिवाजी पार्क में शपथ ली जाएगी और उसके लिए तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। मैं आपको बताऊं कि मातोश्री से उद्धव ठाकरे रवाना हो गए हैं राजभवन के लिए और कुछ ही देर में जो है वो राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। सत्ता स्थापना को लेकर और शपथ विधि को लेकर वो राज्यपाल से चर्चा करेंगे। उसके बाद ये भी खबर है कि वो विधान भवन जाएंगे, चूंकि हमने देखा था कि आज एक दिन का विशेष सत्र जो है बुलाया गया है और सभी को जो है शपथ दिलाई जा रही है। शपथ का ये प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसके अंतर्गत 3 सदस्य आते हैं जिनका चुनाव जो है राज्यपाल करता है। पहले इन 3 सदस्यों को जो है शपथ दिलाई जाती है, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है, उसके बाद विधानसभा के पूर्व सदस्य को शपथ दिलाई जाती है, उसके बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री को शपथ दिलाई जाती है, उसके बाद पूर्व महिला जो सदस्य हैं और पूर्व जो पुरुष सदस्य हैं जो बड़े हैं, जो मतलब काफी सीनियर हैं, उनको जो है शपथ दिलाई जाती है और अंतिम में जो है पहली बार चुने गए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। तो ये प्रोसेस जो है सुबह 8 बजे से लगातार शुरू है और हमने ये देखा कि जैसे ही विधान भवन में अजीत पवार पहुंचते हैं, सुप्रिया सुले जो है वो गले मिल जाती है। एक भावुकता का माहौल जो है हमें देखने को मिला और सुप्रिया सुले ने साफ तौर पे कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है और आगे जो है ये सरकार बिल्कुल सही तरीके से काम करेगी। एक और जानकारी हमारे पास सामने ये आई है कि संभावित मंत्रियों के नाम जो है हमारे सूत्रों के हवाले से हमारे पास सामने आए हैं, जिसमें कांग्रेस की अगर बात करें तो बाला साहब थोराट जो है डिप्टी सीएम हो सकते हैं और उसके अलावा जो है मंत्री कौन कौन हो सकता है, पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान, विजय वडेट्टीवार, माणिकराव ठाकरे, प्रणति शिंदे, अमीन पटेल, अमित देशमुख, यशोमती ठाकुर, केसी पडवी, सुनील केदार, नितिन राउत, ये कांग्रेस से नाम है। वहीं अगर एनसीपी की अगर बात करें तो जयंत पाटिल जो है वो डिप्टी सीएम हो सकते हैं। उसके अलावा जो है दिलीप वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे, जितेंद्र अवार्ड, नवाब मलिक, राजेश टोपे और माणिकराव कोकाटे ये एनसीपी से मंत्री हो सकते हैं। वहीं अगर शिवसेना की बात करें तो उद्धव ठाकरे तो मुख्यमंत्री होंगे और उसके अलावा जो है एकनाथ शिंदे, दिवाकर रावते, सुभाष देसाई, रामदास कदम, नीलम गोरे, अब्दुल सत्तार, प्रदीप जायसवाल, सुनील राउत और रविंद्र वायकर ये शिवसेना के कोटे से मंत्री बन सकते हैं। ये संभावित मंत्रियों के नाम है जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी निकलकर आई है। जी अमित, सबसे जो बात चल रही है सुर्खियों में वो ये है कि ठाकरे खानदान का पहला कोई शख्स सीएम बनेगा। ऐसे में अवाम तो एक्साइटेड है ही। अगर बात चैलेंजेस की करें तो उद्धव ठाकरे के लिए कितना चैलेंजिंग भरा ये ओहदा हो सकता है? देखिए चैलेंज बहुत बड़ा है। आपको याद होगा कि पिछला जो 5 साल गया है यहाँ महाराष्ट्र में, भले ही शिवसेना बीजेपी के साथ हो, बट ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर इन दोनों आमने सामने आए, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप किया। पहला सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का मुद्दा। किसानों को जो है सूखे से परेशानी, फिर हमने देखा कि बेमौसम बारिश से परेशानी, मदद उनको बिल्कुल नहीं पहुंच रही थी, आत्महत्या करने का सिलसिला जो है लगातार किसानों का बढ़ता जा रहा है। तो किसानों की समस्याओं का अंत करना सबसे बड़ा चैलेंज है और बीजेपी सरकार ये कह रही थी कि हम किसानों की कर्ज माफी जो है कर देंगे और यही भी शिवसेना का ये कहना था कि हम किसानों की कर्ज मुक्ति कर देंगे, यानी 1 पैसे का कर्ज नहीं होगा। तो ऐसे में जो वादे किए गए थे और जिस पर बीजेपी शिवसेना बार बार आमने सामने आई, तो उन वादों को कैसे पूरा करेंगे ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा हमने देखा था कि जिस तरह से मेट्रो को लेकर आरे से जो मेट्रो गुजर रही थी उसको लेकर हमने देखा कि बीजेपी शिवसेना का एक मत बिल्कुल नहीं था। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि शायद उस मेट्रो परियोजना को रोका जा सकता है क्योंकि उसको देने के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास पैसे नहीं है और उस पैसे का उपयोग जो है वो किसानों की मदद के लिए ये सरकार करना चाहती है। जो सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बना है तीनों ही पार्टियों के बीच, उसमें ये भी है कि मेट्रो की जो परियोजना आरे की तरफ से जा रही है उसे रोककर उसका पैसा जो है किसानों को जो दिया जाए और अगर मेट्रो परियोजना शुरू करनी है तो केंद्र से अगर पैसा मिलता है तो उसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है किसानों की। उसके बाद आता है रोजगार।
रोजगार पे भी लगातार शिवसेना जो निशाना साधते रही कि यहाँ पे पहले ही जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन ये आंकड़ा बिल्कुल नहीं पहुंचा और इस आंकड़े को लेकर विपक्ष के साथ साथ शिवसेना लगातार बीजेपी को घेर रही थी। तो अब दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, तीसरा मुद्दा है महिला सशक्तिकरण का, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं यहाँ पर कि महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर जितने भी वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। तो ये 3 चीजें जो हैं वो साफ तौर पे जो है वो सामने चैलेंजेस है, कैसे इसको पूरा किया जाए। कल भी हमने देखा कि जब शाम को जो है होटल में तीनों पक्षों की बैठक हुई तो उसमें उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पे कहा कि किसानों की आंखों से बहते हुए आंसू को हम पोंछेंगे और उनकी मदद करेंगे। जाहिर सी बात है, किसानों का मसला जो है अहम है, जिसको लेकर हमने देखा था कि तमाम पार्टियां इसको लेकर बातें भी करते आई। अमित, घर का भूला अगर सुबह जाए और शाम को घर लौट कर चला आए उसे भूला नहीं कहते, ऐसा एनसीपी कहती है। लेकिन क्या एनसीपी पहले जैसा भरोसा अजीत पवार पर कर पाएगी? क्या कुछ बड़े पद उन्हें मिल सकते हैं? क्या वजीर की हैसियत से उन्हें कामकाज दिया जा सकता है? क्या एनसीपी पहले जैसा भरोसा उन पर कर पाएगी? क्योंकि 4 दिन वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर आए हैं 4 दिन के बाद। देखिए, अभी जो हमें खबरें आ रही हैं कि शुरुआती दौर में शायद अजीत पवार को जो है कोई पद मिलना जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि भले ही परिवार के सदस्य कह रहे हों कि अजीत पवार वापस आ गए हैं, उनका मान सम्मान वैसे ही बरकरार है और परिवार एक है, पार्टी में जो उनकी पोजीशन थी वो एक है, लेकिन सवाल ये आ रहा है कि अब उनकी जगह पे जयंत पाटिल को जो है विधायक दल का नेता जो है वो चुन लिया गया है और यही पद पहले अजीत पवार के पास था। जब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की महाविकास अघाड़ी बन रही थी तो खबर यही थी कि उप मुख्यमंत्री पद जो है अजीत पवार को दिया जाएगा। अब उप मुख्यमंत्री पद के लिए जो है जयंत पाटिल का नाम सामने आ रहा है। तो पहले इन्होंने क्या खोया? पहले इन्होंने विधानमंडल के नेता का पद खोया, अब इन्हें उप मुख्यमंत्री पद भी नहीं मिलेगा। ऐसे में जो है शायद कुछ समय और लग सकता है अजीत पवार को जिम्मेदारियां देने में। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं शुरुआती दौर में शायद इन्हें जिम्मेदारियां सौंपी नहीं जाएंगी। इसमें जिम्मेदारियां किसको दी जाएंगी? जो इस मुश्किल घड़ी में पार्टी के साथ खड़ा रहा, जो विधायक खड़े रहे, जिन विधायकों के दम पे जो है एनसीपी और शिवसेना, कांग्रेस साथ मिलकर सरकार बनाने में जो है वो उन्होंने साबित किया कि हम सरकार बना सकते हैं। अब 3 तारीख का समय दिया गया है, 3 तारीख तक बहुमत हासिल करने का, कि बहुमत जो है साबित करिए जो है, तो 3 तारीख तक जो है बहुमत साबित किया जाएगा। जी अमित, सुप्रिया सुले और अजीत पवार को लेकर हमने देखा है दादा कैंप और ताई कैंप हैं। ऐसे में अजीत पवार के जाने के बाद सुप्रिया सुले जो कैंप है वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रांग हुआ होगा। अब फिर से अजीत पवार आ गए हैं, ऐसे में इन दोनों कैंप के दरमियान कोई रस्साकशी आने वाले दिनों में तो नहीं देखने को मिल सकती है? देखिए, जो ये चीजें हुई हैं कि अजीत पवार का बिना किसी से पूछे बीजेपी को समर्थन दे देना, अचानक जो है डिप्टी सीएम के पद के शपथ ले लेना, ये कहीं न कहीं अब अजीत पवार पे उंगलियां उठा रही हैं कि उन पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं आपको बताऊं कि ये लड़ाई क्या है? ये लड़ाई है शरद पवार की राजनीतिक विरासत को लेने का। अजीत पवार चाहते हैं कि वो विरासत उन्हें मिले और बाकी लोग, शरद पवार चाहते हैं कि सुप्रिया सुले को वो उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो अब इन दोनों के बीच जो है इसी बात को लेकर ठनी हुई है और हमने 1.5 साल पहले ये देखा था, इसी मुद्दे को लेकर अजीत पवार अपने जो विधायक है, जो उन्हें समर्थक में थे उनको लेकर वो पार्टी भी छोड़ रहे थे। लेकिन शरद पवार और पूरे परिवार ने जो है समझाया उन्हें उस समय कि ये पार्टी आपकी है, हम आपके हैं, परिवार आपका, अब इसे छोड़कर ना जाए। तो निश्चित तौर पर ये जो दोनों के बीच रसाकसी थी, यानी अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच, तो अब सुप्रिया सुले का जो कद है वो बढ़ चुका है, अजीत पवार का कद पार्टी में घट चुका है। बिल्कुल, और जो घटनाक्रम हुए उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है। अमित, 1 महीने से ज्यादा का अरसा बीत चुका है, महाराष्ट्र में उथल पुथल हम देख रहे हैं कि लगातार। ऐसे में आज 9 मंतखब अरकान असेंबली को एक तरफ हलफ दिलाया जा रहा है, उधर सीएम की हलफबर्दारी तकरीब की भी तैयारियां की जा रही है। मातोश्री को लेकर आपने कहा कि उस हवाले से तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, जहां पर तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। क्या तकरीब जो शुरुआत की जाएगी, दूसरे रियासतों से भी वुज़रा को बुलाया जाएगा, कई सीएम भी शामिल हो सकते हैं, इस ताल्लुक से क्या कुछ तफसीलात मिल पा रही है? देखिए,
संजय राउत से कल यही सवाल पूछा गया था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम हर किसी को न्योता देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी न्योता दिया जाएगा। ऐसा संजय राउत का कहना था कि हम अपनी तरफ से सबको न्योता देंगे। और अमित, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे, भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर से मिलने पहुंचे उद्धव ठाकरे इस वक्त तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। अमित, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उद्धव ठाकरे गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका अभिवादन किया गया। उद्धव ठाकरे ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को बुके पेश किया और इस वक्त वो अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे थे। अमित, कंटिन्यू करिए। देखिए, निश्चित तौर पे राजभवन जो है ये पहुंच चुके हैं और ये मुलाकात करेंगे यहाँ पे राज्यपाल से और उन्हें मौजूदा स्थिति के बारे में अवगत कराएं। कल किस तरह से शपथ समारोह होगा और तस्वीरें हमने दिखाई अमित, नाज़रीन को व्यूवर्स की तस्वीरें दिखाई, मुलाकात उन्होंने कर लिया। आपको कुछ देर तक मीटिंग ये होगी। लेकिन अगर कल की तकरीब की करें, शपथ ग्रहण तकरीब की, उस तकरीब में कौन कौन से बड़े चेहरे दूसरी रियासतों से बुलाने वाली हैं तीनों पार्टियां? देखिए, अभी तक जो है इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि कौन कौन लोग शामिल होंगे, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि सभी स्टेट के मुख्यमंत्रियों और सभी बड़े लोगों को जो है न्योता दिया जाएगा। इसके लिए अब कौन आता है या नहीं आता, इस पर जो है बाद में विचार विमर्श होगा। लेकिन ये पूछा गया क्या आप जो है अमित शाह को या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता देंगे। उनका साफ तौर पर कहना संजय राउत का कि इन दोनों लोगों को भी न्योता दिया जाएगा। और कल हमने देखा कि जब बैठक हुई थी यहाँ पे होटल में तीनों पक्षों की, जहां पे उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया, उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में ये कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से दिल्ली मिलने जाऊंगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भले ही 30 साल की दोस्ती वो भूल गए और 30 साल में उन्होंने हमें नहीं समझा, लेकिन मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद इन दोनों लोगों से दिल्ली मिलने जाऊंगा। तो ये है कि न्योता हर किसी को दिया जाएगा। कल इस शपथ समारोह में कौन शामिल होगा ये जो है शायद देर शाम तक स्पष्ट हो पाएगा कि किसने सहमति जताई है या किसने सहमति नहीं जताई है आने की। जी, बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। तो एक तरफ भगत सिंह कोश्यारी से मिलने उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं और कल हलफ बधाई तकरीब की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की थी जब उद्धव ठाकरे गवर्नर हाउस पहुंचे थे और इस वक्त गवर्नर उस वक्त उन्होंने मुलाकात की, उन्हें बुके पेश किया। भगत सिंह कोश्यारी से उद्धव ठाकरे जाकर मिले। एक तरफ आपको बता दें कि महाराष्ट्र असेंबली में तमाम नौमुंतखब अरकान असेंबली को हलफ दिलाई जा रही है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिलने पहुंचे हैं। ये मुलाकात कुछ देर तक जारी रहेगी। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं, कुछ देर पहले की हैं, 2 से 3 मिनट पहले की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वक्त उद्धव ठाकरे गवर्नर से बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग जारी है।